स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे डेली क्विज के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पीएम कुसुम स्कीम के पर्सपेक्टिव से है। आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको चूज करना है स्कीम के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, अगर हम कुसुम वर्ड है उसके मीनिंग के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि कुसुम वर्ड का जो मीनिंग है वो यही है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है, कि बेसिकली फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से जो सोलार एनर्जी है उसको किस तरीके से बूस्ट किया जाए एग्रीकल्चर का जो एरिया है वहाँ पे। तो ये कुसुम स्कीम है, उसके पर्सपेक्टिव से आपको करेक्ट स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे चूज करना है। स्कीम का अगर हम नोडल मिनिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, वो आपको नोडल मिनिस्ट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 100 गीगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी है सोलार के थ्रू इसको जनरेट करना है, ये यहाँ पे टारगेट है पीएम कुसुम स्कीम के थ्रू में। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बताया गया है कि फार्मर्स को ये कनेक्ट करता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ में। और आप देखिए कि जो एक्सपर्ट पर्सन्स हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू, जिससे कि फार्मर्स के द्वारा जो पेस्ट है उसको कंट्रोल किया जा सके। स्टूडेंट्स, पेस्ट को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में या पेस्टिसाइड्स का जो यूज है उसको रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूटिलाइजेशन है वो किया गया, और एक यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया गया। अगर हम उस न्यू इनिशिएटिव के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है जिसको कि इनोग्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। पेस्ट के कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का जो फार्मर्स से कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जा सके। तो आप देखिए कि ये पीएम कुसुम स्कीम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम की रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है फाइनेंशियल बेनिफिट के रिगार्डिंग में। ये फार्मर्स को जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाएगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, आपने पीएम किसान स्कीम के बारे में रीड किया होगा। आप देखिए कि जो पीएम किसान स्कीम है जिसके अंदर 6000 है वो बेसिकली फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके अंडर 100% जो फंडिंग है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो 3 इंस्टॉलमेंट के थ्रू जो पैसा है वो प्रोवाइड किया जाता है 2000 एक इंस्टॉलमेंट के अंदर में। तो आप देखिए कि पीएम किसान के रिगार्डिंग में है, पीएम कुसुम स्कीम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि इसके अंदर बताया गया है कि एक स्कीम है जिसके थ्रू यहाँ पे इकोनॉमी के जो ड्राइवर्स हैं उनको बेसिकली लोकल वे के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या ऐसे जो विलेज हैं जो बॉर्डर एरिया के अंदर सिचुएटेड हैं जहाँ पे जो बेसिक सर्विस है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो देखने के लिए मिलेगा बॉर्डर एरिया के जो विलेज हैं उनके पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें पीएम कुसुम स्कीम की रिगार्डिंग में तो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर बताया गया है कि जो सोलार पावर प्लांट्स हैं उनका जो सेटअप है वो किया जाएगा, फार्मर्स का जो लैंड है वहाँ पे सोलार पंप्स हैं या ग्रिड कनेक्टेड जो एग्रीकल्चर पंप्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा पीएम कुसुम स्कीम के पर्सपेक्टिव से। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन कौन से स्टेट एंड यूटीज हैं जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है कि स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाए थ्रू आउट द कंट्री का जो टेरिटरी है वहाँ पे। तो आप देखिए कि आपको ये जो जानकारी है वो ज़रूर से पता होनी चाहिए। हमारे पीएम सर के द्वारा भी 15 अगस्त का जो उनका इंडिपेंडेंस डे का स्पीच है उसके रिगार्डिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको मेंशन किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम आर्टिकल 1 के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो इंडिया डेट इज भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि कंट्री का जो नेम है उसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 1 के अंदर में। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग में है। तो आप देखिए कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग में जो मेंशन है आर्टिकल 44 के अंदर में है। आर्टिकल 44 जो कि पार्ट 4 का पार्ट है, पार्ट 4 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। पर आप देखिए कि नॉन जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट के अंदर अप्रोच नहीं कर सकते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में।
इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम आर्टिकल 51A के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है, जिसको कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। हमने जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने लिया है। कि आप देखिए कि अगर आप कंट्री का पार्ट हो तो आपका कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ड्यूटीज़ को आपको कैरी करना है, जैसे कि नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम है उसको आपको रेस्पेक्ट करना है। जो आर्टिकल 51A का जो फर्स्ट ड्यूटी है उसी के अंदर मेंशन किया गया है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें जो नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम है उसका रेस्पेक्ट को कैरी करना है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग एंड एंथम के बारे में मेंशन किया गया है फर्स्ट ड्यूटी के अंदर में, सॉन्ग के पर्सपेक्टिव से नहीं मेंशन है। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ये 3 थिंग्स हैं जिसमें से किसको मेंशन किया गया है फंडामेंटल ड्यूटी के वहाँ पे, तो नेशनल सॉन्ग का जो मेंशन है वो नहीं है। आर्टिकल 44 के अंदर में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिगार्डिंग में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के वहाँ पे, क्या हमारे यहाँ पे कोई स्टेट है जहाँ पे आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने के लिए मिलेगा? तो आप देखिए कि गोवा के वहाँ पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन है कॉलोनियल एरा के समय से ही, 1867 के समय से ही आपको देखने के लिए मिलता है। गोवा को लेटर फेज के अंदर 1962 के समय इंडिया के अंदर ऐड किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में, तो जिसके थ्रू आप देखिए कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया था गोवा के वहाँ पे जो पोर्तुगीज के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया। उसके लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि रिसेंटली उत्तराखंड के द्वारा भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया। बट उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके अंदर में आप देखिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि मेन स्ट्रीम से कनेक्टेड नहीं है, उनको यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया गया है, उनके ऊपर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द एमपोक्स के पर्सपेक्टिव से है। रिसेंटली आप देखिए कि एमपोक्स के रिगार्डिंग में WHO के द्वारा इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप से डिक्लेयर किया गया कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ये पार्ट है। इसके काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो देखे गए हैं एमपोक्स के। एमपोक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो ये रेयर जोनेटिक डिजीज है। जोनेटिक डिजीज बेसिकली क्या है कि आप देखिए कि जिनका स्प्रेड आपको एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक रेयर जोनेटिक डिजीज है जो कि आपको एमपोक्स है, जिसके रिसेंटली जो केसेज हैं उनको डिटेक्ट किया गया। एमपोक्स का जो वायरस है वो ह्यूमंस को ट्रांसमिट नहीं होता है, तो आप देखिए कि ह्यूमंस को वायरस है वो ट्रांसमिट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी की वजह से तो WHO के द्वारा इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप से डिक्लेयर किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर बताया गया कि करंटली देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द एमपोक्स। आप देखिए कि अभी प्रेजेंट समय में तो कुछ यहाँ पे जो सब्सिडरी जो ट्रीटमेंट है उसी को प्रोवाइड किया गया है, कोई स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है या जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है एमपोक्स के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो अगर हम राइट जो स्टेटमेंट्स है उनके रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं कि फर्स्ट जो जोनेटिक डिजीज है, सेकंड अगर हम डिस्कस करें तो कोई इसका स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है वो नहीं है। ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिलेगा ह्यूमन बीइंग्स के कांटेक्ट के थ्रू में। एमपोक्स का जो स्प्रेड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि फर्स्ट टाइम इसका जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे डिटेक्ट किया गया। उसके बाद में जो कोंगो का जो कंट्रीज हैं, कोंगो के वहाँ पे इसका जो डिटेक्ट है वो देखने के लिए मिला एमपोक्स का जो केसेज हैं उसके रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था, तो उस समय एक डिमांड है वो देखने के लिए मिला था कि वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया जाए। व्हाट इज वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट? वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट यही है कि आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे वायरस है जिनका आउटब्रेक हुआ है पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं या जो भी हैं, तो उनका जो आउटब्रेक है उसका जो सोर्स है वो आपको एनिमल से ही देखने के लिए मिले हैं। तो क्यों ना जो सर्विलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, WHO का जो सर्विलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन बीइंग्स को तो सर्विलेंस करे ही, साथ साथ जो हमारे एनिमल्स हैं उनका भी सर्विलेंस यहाँ पे कैरी किया जाए। थर्ड स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम फोर्थ क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो इनमें से कौन सा ऐसा पर्सनैलिटी है जो कि
हमारा जो आईएनए के रेड फोर्ट के अंदर जो ट्रायल्स हुए थे वहाँ पे उनका जो डिफेंस लॉयर्स का जो टीम है उसका पार्ट नहीं थे। क्या भोला भाई देसाई हैं, आसफ अली हैं, शरद चंद्र बोस हैं, क्या वो इसके पार्ट नहीं थे? इसके अलावा आप देखिए कि कैलाश नाथ काटजू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वो भी आपको डिफेंस लॉयर्स का जो टीम है उसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जो डेथ है वो आपको 1915 के समय देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो इसके पार्ट नहीं हैं। तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कांग्रेस के किस सेशन को हेड किया गया था? 1905 का जो कांग्रेस सेशन है उसको इनके द्वारा हेड किया गया। 1905 का जो कांग्रेस सेशन है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? क्या वो बनारस के वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, आपका ये होमवर्क भी है। स्टूडेंट्स, अगर हम रेड फोर्ट के जो ट्रायल्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि आईएनए के जो प्रिजनर्स हैं उनके जो ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट हुए थे। इंडिया का जो यूनिटी है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं रेड फोर्ट के जो ट्रायल्स हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि आईएनए के जो ऑफिसर हैं शाहनवाज खान हैं, गुरबख्श सिंह ढिल्लों हैं, प्रेम कुमार सहगल हैं। ऐसे 3 पर्सन्स है जो यूनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन 3 पर्सन्स के द्वारा इंडिया का अराउंड 98% के आसपास पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट किया गया था। तो आप देखिए कि जब रेड फोर्ट के ट्रायल्स कंडक्ट हुए तो इन प्रिजनर्स का जो वेलकम है वो पब्लिक के द्वारा किया गया। और आपको मास लेवल के ऊपर जो पब्लिक मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा रेड फोर्ट ट्रायल्स के बाद में, जिससे कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पे इंश्योर होता है आफ्टर द रेड फोर्ट ट्रायल्स के बाद में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि मगरेब जो रीजन है, जो कि आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो इस रीजन का पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो इस रीजन का जो पार्ट है वो नहीं है? तो मोरक्को भी इसका पार्ट है। आप देखिए कि मोरिटियाना नाम का जो कंट्री है वो भी इसका पार्ट है। ट्यूनीशिया भी इसका पार्ट है। अल्जीरिया भी आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिलेगा, अल्जीरिया भी इसका पार्ट है। लीबिया भी इसका पार्ट है, आप देखिए कि मगरेब रीजन का। बट सोमालिया नाम का जो कंट्री है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये कंट्री आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड होने की वजह से सोमालिया जो है मगरेब रीजन का जो पार्ट है वो नहीं है। मगरेब रीजन आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मोरक्को जो बेसिकली है, मोरिटाना है, टूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, ये सब कंट्रीज इसके पार्ट हैं। रीजन के बारे में नहीं पता है तो एक बार जरूर से देखना। सोमालिया के अंदर में आप देखिए कि एक एक्सट्रीमिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम अल शबाब के नाम से जानते हैं। काफ़ी बार आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे कि अदर देन द आईसिस है या मिडिल ईस्ट के अलावा जो ऐसे कौन कौन से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जो कहीं पे प्रेजेंट है उनके बारे में आप बताइए। इंटरव्यू के अंदर बेसिकली काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बोको हरम है अफ्रीका के वहाँ पे। बोको हरम के अलावा आप देखिए कि अल शबाब है वो आपको सोमालिया के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बोको हरम नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे ऑपरेट करता है तो उसके बारे में आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आपका होमवर्क है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्विज के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।